ये बच्चियां जो हैं स्टेज पर पहली बार नहीं आ रही हैं, मगर अकेले एक्ट कर रही हैं और ये आपका इंकरेजमेंट चाहती हैं, तो पूरी तरीके से उनको इंकरेज करें और देखें कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। ऑल द बेस्ट। हायो रब्बा, घर के बाहर इतने लोग, जरूर ये ना नया फ्रिज लाए होंगे, लेकिन फ्रिज तो दिवाली के मौके पर आने वाला था। लगता है इन्होंने कोई जुगाड़ किया है। चलो चलो नया फ्रिज देखते हैं। अरे सोनू की मम्मी, आप हमारे यहाँ बर्फ मांगने आई हैं क्या? अब गर्मी ही इतनी है और तो और साल के 12 महीने लगती है। गर्मी के मौसम के बारे में क्या ही कहे, पंखा धीरे चले चुर चुर, बंद हो तो मच्छर भुर भुर, और इन सब चक्रों में नींद फुर फुर। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हम आपको बर्फ जरूर देंगे और ठंडे पानी की बोतल भी दे देंगे, लेकिन हाँ, वो मछली का डब्बा मत रखने देना, बहुत बदबू आती है। चलो मैं अंदर जाती हूँ। अरे यहाँ सबके चेहरे क्यों उतरे हैं और सब रो क्यों रहे? कुछ हुआ है क्या? अजी क्या हुआ? अजी क्या हुआ? ये आप भी रो रहे हैं? ये लाश किसकी है? सासू माँ, ये क्या हो गया आपको? क्यों चले गए मुझे छोड़कर? अब घर का ख्याल कौन रखेगा? सुबह में बीमार लग रही थी, क्यों जाने दिया मुझे ऑफिस में? रुक जाती ना सासू माँ। ये भी नहीं पता कि चाबियों का गुच्छा कहाँ रखा है सासू माँ। सासू माँ, आप? और इनके माथे पर सिंदूर भी नहीं है, इसका मतलब ससुर जी। हाय ससुर जी, मैं आपकी प्यारी बहू थी ना ससुर जी, क्यों चले गए मुझे छोड़कर? अब मेरी तरफ से सासू माँ से कौन लड़ेगा ससुर जी? आगे तंबाकू ने आपकी जान ले ही ली। तंबाकू क्या ही बताए, खाते वो थे और छींकते हम थे। ससुर जी, आप ये हमारे घर में गिन चुन के 4 लोग, ये यहाँ, सासू माँ यहाँ और ससुर जी इधर तंबाकू खा रहे हैं। इसका मतलब ये मैं नहीं। अरे मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ, मैं बारी नहीं। किसे ले जा रहे? रुकिए सासू माँ, ससुर जी, रुकिए, सुनिए। आज मैं ऑफिस से आते वक्त ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मैं लटक कर चढ़ी। मुझे लटक कर ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, मुझे अगली ट्रेन ले लेनी चाहिए थी, मुझे रुकना चाहिए था। हाँ, मुझे रुकना चाहिए था। वक्त को बचाने के खातिर हम ट्रेन में लटक कर सफ़र करते हैं और अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। मुझे किसी का धक्का लगा और मैं गिर गई और मर गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट को आवाज देते हैं, जिसका नाम है अदीबा मोहम्मद शेख। पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? नहीं पहचाना? अरे मैं वो हूँ जिसके बिना ना आपका दिन निकलता है और ना ही रात, ना कोई बड़ा मुझसे अनजान और ना ही कोई छोटा, ना औरत और ना ही मर्द। अरे भाई, मैं नशा हूँ, नशा। ये नशा शराब का नहीं,
तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। भाई मजा आ गया, मेरे बगैर तो लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। हर जगह बस मैं ही मैं हूँ, बस मैं ही मैं हूँ, बस मैं ही मैं हूँ। अब्बा के हाथा में मैं, आपा की पहली जरूरत मैं, भैया बेस्ट फ्रेंड मैं। अभी ले देखकर अम्मी ही रह गई थी, जिनका आंचल का साया हमेशा बच्चों पर रहता है। अब वो भी बच्चों से ज्यादा मुझसे प्यार करती है। चाहे बच्चे दूध कलर फोन चाहिए है। अब तो सबको ऐसा लगने लगा है कि अम्मी के कदमों की तले जन्नत उस फोन ने ले ली है। बच्चे बेचारे ममता के मारे हर कोई मेरे जाल में है। किसी को पता ही नहीं कि वो कौन सी दलदल में फंसे जा रहे हैं। मैंने तो रिश्तों को भी कमजोर कर दिया है, लोगों की यादाश्त तबाह कर दी है, ज़हनी सुकून बर्बाद कर दिया है। साइंसदानों ने मुझे सहूलत के लिए इजाद किया था ताकि वो टेक्नोलॉजी की मदद से तरक्की हासिल कर सके, पर मैंने उन सबको अपना गुलाम बना लिया। मैं रहमत तो हूँ लेकिन ज़हमत ज्यादा हूँ, ये बात कोई समझता ही नहीं। नस्लें तबाह बर्बाद हो रही है, ये बात कोई समझता ही नहीं। मैं शैतानी फितना हूँ, ये बात कोई समझता ही नहीं। पर हमें क्या, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। वाकई हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। बच्चियों आप लोग एंजॉय कर रहे हो? तो तालियों की आवाज भी उतनी ही जोर से आनी चाहिए। बुलाते हैं अपनी अगली पार्टिसिपेंट को, जिसका नाम है शाह आलिया शमशुद्दीन। एक सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे शिद्दत से भूख का एहसास हुआ। मैंने सोचा क्यों न उठकर ब्रश करके मुंह हाथ धुलकर कुछ खा पी लिया जाए। मैंने उठने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि मेरे हाथ पैर तक छोटे से बच्चे की तरह हो चुके हैं। मैंने डरकर अम्मी को आवाज देनी चाहिए तो ये क्या, मेरे मुंह से लफ्जों के बजाय बच्चे के रोने की आवाजें निकलने लगी। उए, उए, उए। मेरी रोने की आवाज सुनकर अम्मी दौड़ी दौड़ी मोहब्बत से मेरी तरफ लपकी। और ये क्या, रोजाना मुझे डांट डपट कर उठाने वाली मेरी अम्मी ने मुझे प्यार से अपनी गोद में ले लिया। अरे मेरी गुड़िया को भूख लग गई है। इस तरह का शफकत भरा जुमला सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। अम्मी ने मुझे मोहब्बत से अपनी गोद में भर लिया और एक बद जायका दूध से भरी बोतल मेरे मुंह में लगा दी। बारहा में कहती रही कि पहले मुझे ब्रश करके फेस वॉश से मुंह तो धुलने दीजिए, लेकिन अम्मी ने मेरी एक ना सुनी और प्यार से चुमकारते हुए पूरी बोतल मेरे गले से उतार दी। हमेशा चटपटा नाश्ता करने वाली मैं आज मुझे महज दूध जैसे फीके नाश्ते पर ही इत्तेफाक करना पड़ा। अभी मैं दूध पीने के महाज से पूरी तरह बाहर भी ना पाई थी कि अम्मी ने मेरे जिस्म पर तेल की मालिश करके सर से पैर तक तेल में नहला दिया। अभी मैं मालिश जैसे पूरे फेल पर ही मातम कर रही थी कि अचानक मुझे नहलाने की तैयारियां शुरू हो गई। अरे ये क्या, अम्मी ने बेमुरव्वत होकर मुझ पर गर्म पानी का एक मग डाला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुर्गी के पर निकालने की तैयारी हो रही है। मैं अपनी स्किन की बर्बादी पर ज़ारू कतार रो रही थी, लेकिन अम्मी के हमले मुसलसल मुझ पर जारी थे। अगले मरहले ने तो मेरे होश उड़ा दिए जब अम्मी ने आओ देखा न ताओ पूरा पाउडर का डब्बा मुझ पर पलट दिया। जुल्म तो ये कि काजल के उस मोटी मोटी लकीरों ने तो मेरे आधे चेहरे को ही ढक लिया, और सितम तो ये कि जब अम्मी ने मेरे माथे पर नजर का टीका लगाया। अब आप ही बताइए, भला ऐसे मेकअप के बाद मुझे कौन नजर लगाता। इन तमाम मराहिल ने तो मुझे इस कदर थका दिया कि मैं फौरन नींद के आगोश में चली गई। मेरी आँख घर में
और हमेशा रौब जमाने वाली बहन उस वक्त निछावर होकर मुझे तकलीफ से दो चार किए जा रहे थे। मैंने सोचा कि बदला लेने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। मैंने अपने भाई की गोद गीली कर दी। तभी अचानक अब्बू की मोहब्बत की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो क्या देखती हूँ कि अब्बू मेरी तरफ वालेहाना अंदाज में लपके और मेरी खिलखिलाहट देखकर अब्बू ने भी पुरजोश अंदाज में मुझे हवा में उछालना शुरू किया। हवा में उछाले जाने पर मजा तो खूब आ रहा था, लेकिन ये खौफ भी था कि कहीं मैं अब्बू के हाथों से छूटकर गिर ना जाऊं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिरी। तभी अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को देखा तो मुझे मालूम हुआ कि अरे ये तो मैं बचपन का हसीन ख्वाब देख रही थी। लेकिन इस ख्वाब के टूटने पर मुझे बेहद अफसोस हुआ। वाकई बचपन तो अब मेरे से ख्वाब बनकर रह गया है। कुछ नहीं चाहिए तुझसे ऐ मेरी उम्र रवा, कुछ नहीं चाहिए तुझसे ऐ मेरी उम्र रवा, मेरा बचपन मेरी जुगनू मेरी गुड़िया राज। बहुत खूब। जजेस आपकी तवज्जो चाहूँगी कि बच्चियों के नाम जो अनाउंस किए जा रहे हैं उसको प्लीज़ ध्यान से देखिए। अब जो हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है, कुछ तरतीब ऊपर नीचे हुई है, उस हिसाब से मैं अनाउंस कर रही हूँ। सिमरा अरशद सैयद, सिमरा अरशद सैयद। और इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट जो है अंसारी आयशा। बी रेडी बेटा। It's a bright and sunny day. Oh, hello everyone. Myself, Adriana D'Souza from California. मेरा जन्म सन 1984 में हुआ था। अभी कौन सा साल चल रहा है? अरे हाँ, इस साल को भला कौन भूल सकता है? 2020। देखने में तो बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अब भी कुछ चीजें वैसी ही है। जब मैं पैदा हुई थी ना, तब मैं काली थी। मेरे मॉम डैड को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन दुनिया बेटी हुई है लेकिन खूबसूरत नहीं। जैसी माँ वैसी बेटी। हाँ, काला बच्चा काला बच्चा काला बच्चा काला बच्चा काला बच्चा, बस बस। मेरे मॉम डैड को कई सालों तक ताने सुनने को मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पाला, पोसा और बड़ा किया। मैं स्कूल जाने लगी थी, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मैं क्लास में हमेशा अव्वल नंबर पर आती थी, लेकिन मेरे स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं था। हे, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना, तुम काली हो। ए देख देख देख, कौन आया चॉकलेट, वो भी डार्क। जब मैं स्कूल में मुझे बुली किया जाता था सिर्फ इसलिए कि मैं काली थी। अरे कई टीचर्स ने तो मेरे डाउट सॉल्व करना भी बंद कर दिए थे, मगर मैंने बर्दाश्त किया। अब मैं स्कूल से पास हो चुकी थी, वो भी 98% के साथ। वही हाल यूनिवर्सिटी में भी था, बट स्टिल मैंने वहाँ पर भी अच्छे स्कोर्स लाए। अब बारी आई जॉब की, मुझसे कम परसेंटेज वालों की भी जॉब लग गई। And I was jobless. मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। अब तक रेसिज्म बहुत कम हो चुका था। अब कोई काले कोई पे फर्क नहीं करता था। मेरे पास कई बिजनेस पार्टनर्स और दोस्त थे। अब कोई मुझे से दूर नहीं भगाता था। हमने न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी किया था, लेकिन किसे पता था कि ये नया साल अपने साथ कोई पुरानी चीजें लेकर आ जाएगा। इस साल कोविड-19 पेंडेमिक का आउटब्रेक हुआ। मेरी मॉम डायबिटीज की पेशेंट थी और उनकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा थी। मैंने उनसे कितनी बार कहा कि बाहर मत जाओ, घर में रहो, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो कहीं तो अनइन्फेक्टेड थी, मगर वापस इन्फेक्टेड होकर आई। हम उन्हें हॉस्पिटल लेके भागे, कोई हॉस्पिटल उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं था,
याद हुआ, किसे पता था कि ये उनके आखिरी शब्द थे। उन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। उनका दुश्मन इतना था कि वो गोरी नहीं थी। अरे जिस ऊपर वाले ने अलग अलग रंग के अलग अलग आकार के जानवर बनाए, उसी ऊपर वाले ने हम जैसे लोगों को बनाया। तो तुम कौन होते हो उसकी क्रिएशन पे उंगली उठाने वाले? आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को, ये माँ, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना बाप, किसी ने अपना बच्चा और किसी ने अपना आत्मविश्वास खोया है। बंद करो, प्लीज बंद करो। Let life matter, all life matter. Adriana D'Souza from California. ये कहानी मेरी है, कल कहीं तुम्हारी भी हो सकती है। Just think about it. वेल डन माय चाइल्ड। हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट है अंसारी आयशा और इसके बाद तैयार रहे शेख मोहसिना मूसा। लड़ाई समाप्त हुई, सिपाही लौट आए। मेरा मानसिंह प्याता होगा। मानसिंह, ओ मानसिंह, कहीं नजर नहीं आ रहा। लक्ष्मण, मानसिंह कहाँ है? आ रहा है ना वो? देखो, सर झुकाए आगे बढ़ गया। सब खामोश क्यों हैं? मैं बोल सबसे पूछ रही हूँ, आएगा ना मानसिंह? वो कहाँ से आएगा? वो तो धरती माँ की गोद में सो रहा है। मेरे बेटे ने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा मानसिंह। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। नेताजी ने आज हमें फिर पुकारा, केवल देश की आजादी के लिए, इन फिरंगियों को देश से खदेड़ने के लिए। आज भारत माँ, तेरे लिए मैं क्या निछावर करूं? आज तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। हाँ, पर एक चीज है। नहीं, मैं इसे नहीं दे सकती। इस सोने के फ्रेम में मेरे मानसिंह की तस्वीर है, मैं इसे नहीं दे सकती। माँ, शहीद मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। मैं इसे नहीं दे सकती। नहीं। वतन पे जो फिदा होगा, नहीं। अमर हो नौजवान होगा। नहीं, मैं इसे नहीं दे सकती। जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा।
जीवन की असली दौलत तो औलाद होती है ना। मैंने तो उसे देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया, तो इस सोने के फ्रेम का क्या मोल? कोई भी कीमती चीज देश की आज़ादी से बढ़ के नहीं हो सकती। आज़ादी फौज के सिपाहियों, रुको रुको, मेरी अंतिम भेंट स्वीकार करो। शहीद मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। सुपर, वाकई आपकी परफॉर्मेंस ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। अब मैं आवाज देती हूँ हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, जिसका नाम है शेख मोहसिना मूसा। और नेक्स्ट तैयार है शेख सादिया फातिमा। अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांगा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैं अरुणिमा सिन्हा, एक इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर, 2011 11 अप्रैल हम लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे। हमारा जॉब इंटरव्यू था। एक सोने की चेन पहन रखी थी हमने। अचानक ट्रेन में 2-4 गुंडे आ गए। कंपार्टमेंट के सभी लोगों ने अपनी चीजें दे दी, लेकिन हमने देने से मना कर दिया। हमने कहा नहीं, मैं चेन नहीं दूंगी। चेन दे वरना भी ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। नहीं, मैं चेन नहीं दूंगी। अच्छा नहीं देंगी, फेंक दो इसे। और उन्होंने मुझे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसी वक्त ऑपोजिट साइड से एक ट्रेन आ गई। और हमारा एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया और चमड़ी के बल लटक गया और दूसरे पैर की हड्डी टूट गई थी। उस समय भी हमारा ब्रेन सही से काम कर रहा था। हमने उठने की बहुत कोशिश की, मगर हम उठ नहीं पा रहे थे। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारा पैर कट चुका है। दर्द तो बहुत हो रहा था, मगर जब हम उठने की कोशिश की और टाई उठाकर देखा तो हमारा पैर लटक रहा था। ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। कई ट्रेनें गुजरती गई, करीब 49 ट्रेनें अप डाउन हुई। पूरी रात हम दर्द में तड़पते रहे। सुबह पास के गांव वालों ने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें देने के लिए ऑक्सीजन और एनेस्थीसिया नहीं था। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे और डॉक्टर से कहा, रात भर हमने कटे पैर का दर्द सहा है, आप ऑपरेट करें, हम बर्दाश्त कर लेंगे। और हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, जिसमें हमारा एक पैर काट दिया गया। लोग अलग अलग बातें कर रहे थे हमारी हालत देखकर। तभी हमने हॉस्पिटल के बेड पे ही प्लान कर लिया कि हमें लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। तब हमने माउंटेनिंग चुना। जब हमने अपना प्लान लोगों से शेयर किया तो लोगों ने मुझे पागल बोला। सबने कहा, अरुणिमा तुम ये क्या बोल रही हो? पर उन्हें क्या पता था कि हमारे अंदर क्या आग जल रही थी। सिर्फ हमारे बड़े भैया ने हमारी बात का विश्वास किया और कहा कि अगर ये तुम्हारी जिद है और जुनून है तुम्हारा तो तुम ये कर सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी दूसरे दिन जब हम डिस्चार्ज हुए तो हम मैम बचेंद्री पाल से मिले। तभी हमारी स्टिचिंग खुली भी नहीं थी, आर्टिफिशियल लिप अभी भी नया था। भैया को पकड़ पकड़ कर चल रहे थे हम। एक कदम भी चल पाना हमारे लिए मुश्किल था और वो लड़की सोच रही है माउंटेनिंग करने की। उस वक्त मैम ने हमारा साथ दिया। जब हम ट्रेनिंग के लिए गए तो सब लोग नॉर्मल थे, सिर्फ हम ही एक आर्टिफिशियल लिप के साथ थे वहाँ। हर बार ट्रेनिंग के वक्त हम दूसरों से पीछे रहते और हर कोई हमसे आगे निकल जाता, लेकिन हर बार हम खुद को मोटिवेट करते कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सबसे पहले आगे जाएंगे। हमें अपने ऊपर
पूरा विश्वास था। 7-8 महीने हमने इस पर पूरी मेहनत की। कई बार ऐसा होता कि ट्रेनिंग के दौरान हमारे पैरों से ब्लड निकलने लगता, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे, ये सोचकर कि जिसका सपना एवरेस्ट छूना है वो इस घाव से कैसे रुक सकती है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए। और इसी आत्मविश्वास के साथ हमने सबसे पहले एवरेस्ट समिट किया और बन गए फर्स्ट एम्प्यूर्ड माउंटेनियर। शेख सादिया फातिमा हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है। गुरुजी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। भीम, हम तेरे साथ नहीं बैठेंगे। हाँ, हम भी नहीं बैठने वाले। हाँ, हम भी नहीं बैठने वाले। क्या हो रहा है? तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? गुरुजी, ये भीम हमारे साथ बैठ रहा है। अच्छा, तो तुम सब साथ की चल, उठो, पीछे जाके बैठो। सुना नहीं तुमने? उठो और पीछे जाके बैठो। बच्चों, आज हम गणित का पाठ पढ़ेंगे। बताओ 4 और 8 कितने होते हैं? गुरुजी मैं बताऊं। गुरुजी मैं बताऊं। मुकेश तुम जवाब दो। गुरुजी 8 और 4 10 होते हैं। मूर्ख, बैठ जा। गुरुजी मैं जवाब दूं। 8 और 4 12 होते हैं। हमें तुमसे उत्तर नहीं चाहिए। गुरुजी, क्या मेरा उत्तर सही नहीं? तुम अछूत हो, अछूत। हमें तुमसे उत्तर नहीं चाहिए। गुरुजी श्याम, आपको भीम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो सभी बच्चे एक समान हैं। अपना ज्ञान अपने पास रखो। बच्चों, अपनी अपनी हाजिर दो। मुकेश, रमेश, अंबा वड़ेकर। क्या हो रहा है? तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? गुरुजी, ये लोग मुझे मेरे नाम से चिढ़ा रहे हैं। आज से इसका नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। सुना तुम सबने? आज से इसे कोई नहीं चिढ़ाएगा। कबड्डी 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 कबड्डी। मैं भी खेलूं? मैं नहीं खेल रहा तेरे साथ। हाँ, मैं भी नहीं खेल रहा। मुझे तो घर पे जाके नहाना पड़ेगा। हाँ, मैं भी नहीं खेल रहा। मेरी तो माँ डांटेगी। हम भी नहीं खेल रहे। प्यास लग रही है। यहाँ पे तो कुआं है। क्या कर रहे हो तुम? अरे ये तो राम का बेटा है। राम राम राम। घोर कलयुग हो गया। इसने तो हमारे सारे कुएं का पानी अछूत कर दिया। हमारे कुएं का पानी पिएगा। आई मेरा हाथ छोड़ो। मैं तो सिर्फ पानी पी रहा था। आई मेरा हाथ छोड़ो। मैं तो सिर्फ पानी पी पापा, मैं घर से स्कूल नहीं जाऊंगा। पर क्यों बेटा भीम? बाबा, मुझे लोग अछूत कहते हैं और गुरुजी भी मेरे से प्रश्न का उत्तर नहीं पूछते और दोस्त भी मेरे साथ नहीं खुलते। बाबा, ये अछूत क्या होता है? गुरु भीम, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम किसी जल्दी चीज
बाबा मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। इसी तरह भी मम्मी कुछ लोग गंदा समझते हैं, इसीलिए हमें पास नहीं आने देते। बाबा लेकिन हम गंदे थोड़ी ना है, हम तो रोज स्नान करते हैं। गंदे हम नहीं, गंदगी उनके दिमाग और मन में। बाबा हमारे जैसे लोग गले में मटका और पीछे झाड़ू बांध के क्यों चलते हैं? बेटा भीम, कुछ लोग हमसे घिन करते हैं, इसीलिए हमें अपना गंदगी अपने साथ लेके चलना पड़ता है। बाबा इन्हें कोई कुछ कहता क्यों नहीं? बेटा भीम, जब तुम पढ़ लिख के बड़े हो जाओगे तब उन्हें कहना। हाँ बाबा, मैं पढ़ूंगा और खूब पढ़ूंगा, इस दुनिया से छूछा दूर करके ही रहूंगा। भारत की आजादी के बाद मैं पहला कानून मंत्री बना। मैंने भारत को एक ठोस कानून दिया। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को कानून लागू हुआ। गरीब दलितों और आशा की मैंने उनको उनकी हक दिलाने की कोशिश की। और आगे चलते चलते आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ज्ञान है तो इंसान दुनिया जीत सकता है। ज्ञान है तो इंसान दुनिया जीत सकता है। हमारी एक और पार्टिसिपेंट है जिसकी एंट्री आज आई है, उसका नाम है संजना शर्मा। तो ये हमारी इस राउंड की यानी जूनियर ग्रुप की आखिरी कंटेस्टेंट है। मम्मी मम्मी देखो, तन्मय एक छोटा सा पप्पी अपने घर लाया है। कितना प्यारा है ना वो कुत्ते का बच्चा। हाँ बेटा, वो तन्मय, हाँ उसको तो बचपन से ही पालतू जानवरों को पालने का बहुत शौक है। उनको वो बहुत ख्याल रखता है, उन्हें नहलाता है, उन्हें खाना खिलाता है, उन पे सैर को लेके जाता है। एकदम एक मम्मी अपने बच्चों को संभालती है ना, वैसे ही बहुत प्यारा बच्चा है वो तन्मय। हाँ मम्मी, पर वो कुत्तों की मम्मी उनको संभालती क्यों नहीं है? उनको ऐसे रास्ते पे क्यों छोड़ देती है? बेटा अब हम भी क्या करें, उनके किस्मत में यही लिखा है कि जैसे ही पैदा हुए थोड़े दिनों में रास्तों पे भटकना शुरू करना पड़ता है। बेटा पर तुम इतने सुबह सुबह ये क्यों सोच रही हो? मम्मी मम्मी तुम मुझे कभी ऐसे छोड़ोगी नहीं ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी मम्मी मम्मी, ए पगली जल्दी उठ, कल रात के सारे बर्तन धोने हैं और सब्जियों को भी काटना है, समझ आया? पर आंटी आंटी आज तो मेरा स्कूल है। पापा कहाँ है? पापा पापा, तुम्हारे पापा सुबह सुबह ऑफिस चले गए हैं, अब जल्दी काम शुरू करो। पर आज तो मेरा डांस प्रैक्टिस है। आंटी मुझे जाने दो ना। तुम नहीं जाओगी, मुझे जाने दो ना, मुझे जाने दो ना। तुम कैसे जाओगी मैं देखूंगी। मत मारो आंटी, मत मारो। ये बर्तनों को साफ करता है मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ये बर्तनों की आवाज में मैं अपना दर्द छुपा देती हूँ। ये जब बर्तनों में खाना होता है तो इनको बहुत कदर होती है, पर जब ये छूटा खाना मुझसे भर जाता है तो इसको फेंक दिया जाता है, उसको पटक दिया जाता है। ऐसा ही व्यवहार मेरी सौतेली मम्मी मेरे साथ करती है। ये बर्तनों के साथ मुझे भी पटक देती है, मुझे भी फेंक देती है। पर एक बात बताओ, ये बर्तनों को जब मैं पानी से धोती हूँ तो ये बर्तनों के पानी के साथ मैं अपना दर्द भी बहा डालती हूँ, मैं अपना दर्द भी बहा डालती हूँ। हे भगवान, माँ तो माँ होती है, तो मेरी सौतेली माँ क्यों नहीं समझती? रास्ते पे पड़े हुए जानवर को भी तन्मय जैसे लोग उठाकर प्यार करते हैं, पर मैं बदनसीब, मुझे कोई प्यार नहीं करता।
अपने सौतेली माँ को मेरी माँ बनाने के लिए तैयार हूँ, पर वो मुझे उनकी बेटी बनाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी सौतेली माँ का प्यार चाहिए। हे भगवान, मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? कुछ नहीं, मुझे मेरी सौतेली माँ का प्यार दो, नहीं तो मुझे रास्ते पे जानवर बना दो। और अगर वो भी नहीं हुआ, तो मुझे आपके पास बुला दो, मुझे आपके पास बुला दो, मुझे आपके पास बुला दो। संजना, इसी तरीके से हमारा ये वाला राउंड जो जूनियर ग्रुप था ये कंप्लीट हुआ और टोटल 8 बच्चियों ने यहाँ परफॉर्मेंस दी है और जो बच्चियों ने परफॉर्मेंस दी है वो वाकई काबिले तारीफ थी। एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो जोरदार तालियों से उन बच्चों की हौसला अफजाई करें। देने आ रही है अलीना मोहम्मद इरफान सैफी। वेरी शी। तो लीजिए पेशी खिदमत है हमारी पहली परफॉर्मेंस अलीना मोहम्मद इरफान सैफी, सीनियर ग्रुप की ये पहली परफॉर्मेंस है। गेट रेडी, स्टार्ट। अरे ओ भाई साहब, दिखाई नहीं देता है क्या? स्टेशन ही है, ट्रेन आती है यहाँ पर, पीछे हटो ना जरा। अरे ओ भाई, क्या बात करनी है ना, अंदर लेके करो जरा, स्टेशन है भाई, पीछे रहो। अरे ओ बहन जी, कितना टाइम हुआ? 11:30 नहीं पूछ रहा मैं तुम्हारा, जल्दी ऊपर जाने का ही था तुमको। अरे ओ बच्चे, क्या है? पटरी दिखना नहीं दे रही वहाँ पर, पीछे हट वहाँ से, पीछे हट जा वरना मैं तुझको डंडे से मारूंगा। पीछे हट, पीछे हट। अरे ओ पीछे हटो सब लोग, पीछे हटो तुम भी। ओ बहन जी, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। मैडम पीछे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 3, माया, मुन्ना, माया, मुन्ना। माया सुनो, जल्दी से जाकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हो जाओ। कहाँ पर खड़ी हो जाओगी? प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, ठीक है? हाँ मैं टिकट लेकर आता हूँ। अब मुन्ना मम्मी का हाथ पकड़कर जल्दी से जाकर खड़ी हो जाओ। और हाँ माया सुनो, कहाँ से जाओगी? ब्रिज से, ब्रिज से जाना। कहाँ से? ब्रिज से। अरे भाई साहब, जल्दी से दो, बॉम्बे सेंट्रल का टिकट दो ना। अरे भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं भी आपके साथ लाइन में ही खड़ा हूँ ना। हाँ भाई जल्दी दो ना। अरे आपको दिख नहीं रहा है कि मैं आगे किसी से बात कर रहा हूँ? हाँ मैं मानता हूँ आपकी ट्रेन का वक्त है, मगर मेरी भी तो ट्रेन छूट रही है ना। हाँ भाई जल्दी दीजिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों जमा है? हटिए जरा, हटिए ना, हटिए। माया, मुन्ना, तुम दोनों पटरी पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों से कहा था मैंने ब्रिज से जाना। माया, माया, ट्रेन आ रही है माया, आ जाओ वहाँ से। मुन्ना, रुको, रुको, चलो मत तुम दोनों, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे छोड़ो मुझे, जाने दो। अरे मेरे बीवी बच्चे हैं वो दोनों। माया, मुन्ना, माया, छोड़ दो। माया, माया, मुन्ना, माया। भगवान ने मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया। कहा था मैंने तुम दोनों से ब्रिज से जाना। नहीं सुनी तुम दोनों ने मेरी बात।
जाओ, आ जाओ यहाँ से, ट्रेन आ रही है, आ जाओ, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तुम सबके, आ जाओ। माया, मुन्ना, पता नहीं लोग अपना थोड़ा समय बचाने के लिए पटरियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ब्रिज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते और अपनी जान गंवा देते हैं। अगर माया ने मेरी बात मानी होती तो शायद वो दोनों आज मेरे साथ होते। माया, मुन्ना, माया, मुन्ना। क्या बात है। सुपर परफॉर्मेंस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी मोनो एक्टिंग का मुजाहरा किया है। अब हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं जिसका नाम है आशना वाहिद अंसारी। इसके बाद अगली पार्टिसिपेंट तैयार रहे, भाटी कैफा मंजूर। भाटी कैफा मंजूर। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा। हाय, कैसे आप सब? अच्छे हैं ना? आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? ओह समझी, आप सब यही सोच रहे हैं ना, मुझे इतनी चोट लगने के बाद भी मैं आप सबके सामने इस तरह। इसके पीछे एक लंबी दास्तां नहीं, छोटी सी कहानी है। कहाँ से शुरू करूं? हाँ, मेरा नाम है राधिका, या फिर आयशा, या फिर मरियम। नाम बदल जाने से किस्मत तो नहीं बदलती ना। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस। मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, या फिर चाहती थी। ठीक कहना ही ठीक रहेगा। मैं एपीजे अब्दुल कलाम से बहुत इंस्पायर थी। उन्हीं की तरह एक मिसाइल बनाकर देश का गौरव बढ़ाना चाहती थी। अब पूरे 2 साल के लॉकडाउन के बाद स्कूल फिर शुरू हुई। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होने लगी। स्कूल में स्टेट लेवल पर साइंस एग्जीबिशन होने की अनाउंसमेंट हुई। मैंने पार्टिसिपेट कर लिया और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने की तैयारी में लग गई। और पता है मेरे प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला। मेरा स्टेट में नाम उतारा गया ट्रॉफी देने के लिए। ट्रॉफी देखते ही मैं खुशी से झूम उठी। मैं दौड़ते हुए अपने मम्मी पापा के पास गई। पता है, मेरी मम्मी ने मुझे गोद गले से लगा लिया और पापा ने तो गोद में उठा लिया। हम तीनों बहुत खुश थे। अब तीनों अपनी खुशी अपने घर वालों के साथ बांटना चाहते थे, इसीलिए हम तीनों बाइक पे सवार हो गए। हमेशा की तरह मैं मम्मी पापा के बीच में ही बैठी थी। अचानक सामने से ट्रक आया। उसने हमारे बाइक को धक्का मारा। मैं डिवाइडर से टकराते जमीन पे गिर गई और मेरे मम्मी पापा उस ट्रक वाले ने मेरे मम्मी पापा को कुचल दिया। धीरे धीरे मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे हल्का हल्का होश आया। मैंने खुद को ऑपरेशन थिएटर में पाया, जहां डॉक्टर मुझे बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। डिवाइडर से टकराने की वजह से मेरा सारा खून बह गया था। ऑपरेशन के लिए खून की जरूरत थी, लेकिन इस पूरे शहर में एक बॉटल खून नहीं मिला। और उसी ऑपरेशन थिएटर
अब भी कोई आयशा, कोई मरियम किसी न किसी ऑपरेशन थिएटर में मौत से लड़ रही होगी। एक बोतल खून किसी के माँ के लाल को बचा सकता है। एक बोतल खून किसी के सुहाग को बचा सकता है, किसी बच्चे को यतीम होने से बचा सकता है। एक बोतल खून किसी के सपनों को बचा सकता है, किसी के सपनों को बचा सकता है। क्या हम अपनी पूरी जिंदगी में एक बोतल खून डोनेट नहीं कर सकते? करोगे ना? करोगे ना? बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ इस बच्ची ने अपने एक्ट को ख़त्म किया है कि चाहे कुछ भी हो, कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर खून का अतिया ज़रूर दें। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट की तरफ, जिसका नाम है भाटी कैफा मंजूर। इसके बाद मलिक जैद, वो तैयार रहे। क्या आप वही हैं जो लड़कियों का अच्छे घरानों में रिश्ता करवाती हैं? जी, मुझे भी अपनी बेटी का रिश्ता करवाना है। आइए मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाती हूँ। मिलिए मेरी बेटी से। यही तो है मेरी बेटी। पहचान नहीं आपने इसे? ये कब्र में सोई हुई मेरी ही तो बेटी है। आपने तो पहुँचाया इसे यहाँ तक। एक जीती जागती जिंदगी को आपने कब्र में दफन कर दिया। भेंट चढ़ गई मेरी बेटी आपकी और आप जैसे लोगों की लालच की आग में। चंद रुपयों की खातिर आपने मेरी बच्ची को उन लालची भेड़ियों के मुंह का निवाला बना डाला। ये मेरी बेटी है हिना। कुछ याद आया आपको? पर मुझे याद है मेरी हंसती खिलखिलाती हुई बच्ची, जब मैंने उसे पहली बार अपनी गोद में उठाया तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को देख रही हूँ। उसका वो चांद सा चेहरा, वो तारों से टिमटिमाती आंखें और वो फूलों सी मुस्कान। हिना। तो जब उसने अपना पहला कदम मेरी तरफ बढ़ाया तो उसका एक एक कदम मुझे आसमानों की सैर करवा रहा था। फिर एक दिन अचानक मेरे कानों में एक मीठी सी आहट हुई। उसने मुझे पहली बार मम्मा कहा। मम्मा, यह एहसास आज भी मेरे रुए को महका जाता है। मुझे आज भी याद है उसके स्कूल का वो पहला दिन, जब मैं उसे स्कूल छोड़ने गई तो उससे ज़्यादा मैं रोई। वो रोज़ नए सपनों, ख्वाहिशों और उमंगों के साथ बड़ी हो रही थी और हम उसे देख कर खुश हो रहे थे, मगर हमारी तरफ एक अनचाहा खौफ तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसकी जुदाई का खौफ, उसके दूर चले जाने का खौफ। और आखिर वो दिन आ ही गया। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो उस लाल जोड़े में। हिना के हाथों में महक रही थी हिना। उस दिन तो मानो ऐसे लग रही थी जैसे आसमान से उतरी कोई परी। देखा था ना, आपने भी देखा था ना। और आज मेरी लाल परी सफ़ेद कफन ओढ़े मानो मिट्टी के नीचे सो रही है। हमारे इस बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। चंद सिक्कों की खनक ने आपको बहरा कर दिया है। नोटों की चमक के आगे आप अंधे हो गए हैं, जिसके आगे आपको किसी की हंसती खेलती मुस्कुराती जिंदगी नहीं आती। आप जैसे रिश्ता करवाने वाले लोग अपनी दुकान चलाने के लिए हिना जैसी मासूम बच्चियों की बलि चढ़ा देते हैं और उन लालची भेड़ियों को फरिश्ता सिफत बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। और वो लालची भेड़िए खुलेआम हिना जैसी मासूम बच्चियों का शिकार करते हैं। हमारी आंखों पर भी आपने उन लालचियों के झूठा निकाब लगाया था। अगर आप में जरा से भी इंसानियत होती तो आज मेरी हिना जिंदा होती, मगर हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। रोज़े महशर आपका गिरबान हिना जैसी कई मासूम बच्चियों के हाथ में होगा और फैसला
खुदा के हाथ में। ऐ समाज के ठेकेदारों, ऐ शराफत का नकाब लगाने वालों, बस करो अब बस भी करो। कहीं ऐसा ना हो आप लोगों के डर से माँ बाप खुद ही अपने जिगर के टुकड़े को जिंदा दरगोर करना शुरू न कर दे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम बुलाते हैं मलिक जैद को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बच्चियों, क्या आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे? तो बेटा कहाँ है वो तालियों का शोर? जिस तरीके से आप लोगों को ये परफॉर्मेंस पसंद आ रही है, वैसे ही हमें आप लोगों की तालियों की गूंज पसंद आती है। तो जोरदार तालियों से हमारे बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। आवाज देते हुए मलिक जैद को, और उसके बाद शेख अफीफा अब्दुल रहीम, वो तैयार रहे। तुम लोग यहाँ पे नाटक देख के आए हो ना, है ना? सोचो यहाँ पे कोई नाटक वाटक नहीं होने वाला। चलो एक कहानी देखोगे? इधर आओ, इधर आओ। अरे पापा, आज तो मैं थक ही गया, और बस क्या बताऊं आपको, आज तो थक ही गया और भूख भी बहुत लग रही है। और मेरे कोच ने मुझसे कहा मैं अपनी टीम का बेस्ट डिफेंडर हूँ, और ये तो कुछ नहीं, एमएलए साहब ने भी मेरी पेट थपथपाई है। और खैर छोड़ो, भूख तो बहुत लग रही है, चलो खाना ही देख लेते। अरे अरे पापा, खाने में कुछ नहीं। अच्छा, आज पापा का पार्टी का प्लान है। मम्मी को बता देता, आज पापा पार्टी में लेके जाने वाले। मम्मी मम्मी मम्मी, लो मम्मी इधर सो रही है। अरे मम्मी उठो, आज पापा का पार्टी का प्लान है, पापा आज हमको पार्टी में लेके जाएंगे। अरे मम्मी उठो ना। अरे मम्मी, माँ, अरे माँ उठो ना। माँ का तो बदन भी ठंडा है पापा, माँ क्यों नहीं उठ रही? माँ, अरे माँ उठो माँ। पापा क्या हुआ माँ को? माँ क्यों नहीं उठ रही? माँ, पापा कुछ बोलो ना। अरे पापा कुछ बोलो ना, माँ क्यों नहीं उठी है? माँ कभी ऐसा नहीं सोती पापा। माँ तुमको क्या हो गया? माँ, माँ उठो ना माँ, माँ उठो, तेरा लाला है। माँ उठना माँ, माँ उठना माँ, माँ मैं कभी नहीं। माँ उठना माँ, मैं पढ़ाई भी करूँगा माँ, मैं बदतमीजी नहीं करूँगा माँ, तू उठ जा माँ। माँ मैं कुछ नहीं करूँगा माँ, मैं आर्ग्यू भी नहीं करूँगा माँ, उठ जा ना माँ, माँ उठ जा माँ, माँ उठ जा माँ। पापा माँ नहीं उठी, पापा माँ को क्या हो गया? माँ को क्या हो गया? माँ को क्या हो गया पापा? पापा माँ उठ जा।
कौन पालेगा? माँ चली गई, उसका बाप कुछ नहीं करता, कौन पालेगा? उसको कौन पालेगा? इसको कौन पालेगा? इसको सुपर्ब, व्हाट अ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। बच्चियों, ये पहला लड़का था जो अब तक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट हमारी अगली पार्टिसिपेंट है शेख अफीफा अब्दुल रहीम, और इसके बाद सैयद अदीदा एजाज अहमद। वो तैयार रहे। अभी फिलहाल जो बच्ची आ रही है उसका नाम है शेख अफीफा अब्दुल रहीम। अरे माँ, उठ रही हूँ ना। एक तो ये मच्छर और ऊपर से ये अम्मी। इतना मीठा ख्वाब देखा था मैंने। जब भी मेरे ख्वाबों का जहाज मंजिले मुराद में गोते लगाते हुए मंजिले मकसूद के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है ना, तभी अम्मी जोर जोर से मेरी टांगें खींच खींच कर मेरा नाम पुकारती है, शब्बू, अयो शब्बू, उठो भी, देखो पानी का नंबर आया होगा। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरे ख्वाबों का जहाज तो रोजाना उनकी आवाज की लहरों में हिचकोले खाता है और वहीं डूब जाता है। खैर, वैसे हमारे चचा शेख चिल्ली साहब ने जो ख्वाब देखने की रिवायात हम लोगों में डाली है ना, बड़ी कमाल की है। आपको बताऊं, मुझे ना ख्वाब देखना बड़ा पसंद है, और वैसे भी ख्वाब देखना किसे अच्छा नहीं लगता यार। कहीं भी पहुंच जाओ, ना टिकट का टेंशन और ना ही वैक्सीनेशन का चेकअप। क्या कहा? कौन सा वैक्सीनेशन? अरे वही अपना कोविड-19 वाला, और ना ही जीएसटी। वरना मैंने तो सुना है कि आजकल होटलों में खाने पर भी जीएसटी लगने लगा है। ये भी कोई बात है भला? एक तो अपने पैसे का खाना भी खाओ, ऊपर से इनको जीएसटी भी दो। आई माँ, देखती हूँ कहीं वो पिछली गली वाली खुर्शीद खाला ने हमारे पानी के पाइप का नंबर तो नहीं ले लिया। उफ अल्लाह, जैसे सारा गली मोहल्ला उनके ही अंडर में है। आपको बताऊं, मुझे ना ख्वाब देखना बड़ा पसंद है। और जानते हो मेरा पसंदीदा ख्वाब क्या है? मैं ना हर किसी पर बॉसिंग करना चाहती हूँ। बॉसिंग है ना मजे का ख्वाब। परसों पता है मैंने ख्वाब में क्या देखा? मैंने देखा कि मैं सीधा सीधा परियों के देश में पहुंच गई हूँ और वहाँ तमाम परियों पर बॉसिंग कर रही हूँ। बॉसिंग, वो क्या कहते हैं, रानी परी बन गई थी मैं, रानी परी। मैं आगे आगे और तमाम परियां मेरे पीछे पीछे चल रही थी, और मैंने जैसे ही अपनी जादू की छड़ी घुमाई, वही सितारों वाली, तभी अम्मी के लकड़ी के डंडे ने एक कस के लगाया। हाय रे मेरा फरिश्ता। खैर छोड़ो, उस दिन तो हद ही हो गई। पता है मैंने ख्वाब में क्या देखा? मैंने देखा कि मैं अंबानी के घर पहुंच गई हूँ और वहाँ उसके तमाम नौकर चाकर मुझे फॉलो कर रहे हैं। मुझे कोई अंगूर लाके दे रहा है, तो कोई पेस्ट्री, और वो वनीला आइसक्रीम। क्या कहने, लेकिन तभी अम्मी ने ठंडा ठंडा पानी डाल के मेरी सारी आइसक्रीम पिघला दी। हाय रे मेरा ख्वाब। उस दिन तो हद ही हो गई। पता है मैं ख्वाब में सीधा सीधा सितारों की दुनिया में पहुंच गई थी। मेरी खटारा स्कूटी जाकर सीधा मरीख पर रुकी। वहीं पे मैंने लगे हाथों एक सेल्फी भी ले ली, वैसे ही जैसे आप लोग मुंह बना बना के लेते हो, ऐसे। लेकिन तभी अम्मी की एक जोरदार आवाज मुझे खिला चला के सीधा जमीन पर पटक दिया। हाय रे मेरा ख्वाब। उस दिन तो हद ही हो गई। पता है मैं ख्वाब में सिंघम बनी थी, सिंघम। क्या? अजय देवगन? अजय देवगन नहीं, अपनी असली वाली लेडी सिंघम बनी थी मैं, लेडी सिंघम। हर कोई मुझे सलाम मार रहा था, सलाम मैडम, सलाम मैडम, और मैं अपनी पुलिस स्टिक से सबको इशारों में जवाब दे रही थी, इशारों में। लेकिन तभी
इस बार अम्मी नहीं, घड़ी का अलार्म बजा, ट्रिंग ट्रिंग, और मेरा बॉसिंग वाला ख्वाब फिर से अधूरा रह गया। आई माँ, देखती हूँ कहीं वो खुर्शीद खाला ने हमारे पानी के पाइप का नंबर तो नहीं ले लिया। आई। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे सैयद अदीना एजाज, और इसके बाद रेडी रहे अमरीन मोहम्मद अंसारी। अमरीन मोहम्मद अंसारी। खूबसूरती खूबसूरती कुछ नहीं होती, मन अच्छा होना चाहिए। हम सभी इस बात को मानते और कहते आए हैं, पर क्या ये सच है? अगर सच है तो हम किसी बदसूरत लड़की को अपने घर बहू बनाकर लाने से इतना क्यों सोचते हैं? हर दिन स्कूल से घर की तरफ जाते वक्त मुझे सबसे बड़ी दुश्वारी चौक के रास्ते पर होती, जहाँ लड़कों का एक झुंड बैठा होता जो अपनी स्कूल बंक कर हमारे स्कूल से निकलने वाली लड़कियों की परेशानी का सबब होता। मैं पिछले कई दिन से अम्मी से इस बात का जिक्र करना चाह रही थी, पर अब्बा के गुस्से से डर लगता था और अब्बा को बेवजह परेशान भी ना करना चाहती। पर एक दिन पहले उन चौक के लड़कों ने मेरा और मेरी दोस्त आफिया का रास्ता रोकने की कोशिश की। जब बात इस सतह पर आ गई थी तो हमें मजबूरन टीचर को बताना पड़ा। दोपहर स्कूल छुटते वक्त टीचर हमारे साथ आई और लड़कों की लीडर अशफाक को एक जोरदार तमाचा मारा। तमाचे के निशान के साथ अशफाक का गाल और उसकी आंखें लाल थी। वो मुझे और आफिया को घूर रहा था। टीचर हम दोनों को घर पहुंचाकर और तसल्ली देकर वहां से चली गई, पर उस पूरी रात में बेचैन रही। सुबह अम्मी से कहा आज स्कूल ना जाओ तो अम्मी ने कहा इस तरह बुज़दिली की अलामत मत बनो, जाओ, कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें खुद लड़नी है। आफिया मेरे घर आई और हम दोनों स्कूल की तरफ निकले। आज चौक पर कोई लड़का नजर न आया। हमने सुकून की सांस ली। अम्मी सच कहती है, ये हमारी लड़ाई है, ये हमें ही लड़नी है। इसी सोच के साथ मैं और आफिया स्कूल के गेट के सामने वाले रास्ते पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक बाइक बेतहाशा आवाज करती हुई हमारी तरफ आई और उनमें से कुछ लोग जिनके चेहरे हेलमेट से ढके थे बाइक से उतरे। उनमें से फौरन एक आफिया की तरफ दौड़ा और इससे कि पहले मैं कुछ सोच भी पाती, उसने अपने हाथ से एसिड की बोतल खोली। आफिया के चेहरे पर बरसी ठंडक लगी थी, डर की। वो इस हकीकत को जान चुकी थी कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने उस हेलमेट पहने लड़के के हाथों को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। हेलमेट से उसकी लाल आंखें मुझे साफ दिख रही थी। वो अशफाक ही था। मुझे अपनी अम्मी की बात याद आई, बुज़दिली की अलामत मत बनना। मैंने अपनी पूरी कुव्वत समेट ली। उसने मेरे पेट पर एक जोरदार किक मारी। पर मानो मेरी हथेली लोहे से सख्त हो चुकी थी। लोग जमा हो चुके थे। अशफाक ने मुझसे अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की और इसी कोशिश में एसिड की बोतल उसके हाथ से गिर गई और उसके दोनों पैरों पर गिर गई। अशफाक तड़प उठा। लोग जमा हो चुके थे और इसी वक्त मेरी नजर भीड़ पर पड़ी। अम्मी, अब्बा, टीचर, आप यही थे, आगे नहीं आए, मेरी मदद भी नहीं की। अच्छा, मैं समझ गई, आप चाहते थे कि अपनी लड़ाई में खुद लड़ूं। सभी लोग मुझे फक्र से देख रहे थे कि ये लड़ाई मैंने जीती। जी हाँ, ये आपकी लड़ाई है और इसे आप ही जीत सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस आपकी। नेक्स्ट हमारी कंटेस्टेंट है अमरीन मोहम्मद अंसारी,
और उसके बाद तैयार रहे सैयद फिजा। बेटी बेटी बेटी, मेरा सर झुका दिया, मेरी कमर तोड़ के रख दी। मनहूस औरत, ना जाने अब कौन कौन सी जिल्लतों का सामना करना पड़ेगा। ओफो, बेटी हो गई। अच्छा बेचारा, किस्मत ही फूट गई इसकी तो। अफसोस। बेटी बेटी बेटी, क्या बेटी होना जुर्म है? तो फिर ये कैसा ना करना जुर्म है? वक्त के हाथ करना भी सही, लेकिन मेरे ख्वाब की ताबीर ही मेरे वजूद का सबूत होगी। हाँ हाँ, देखना। मैं अपने आगे पढ़ने की ख्वाहिश को लेकर निकाली पड़ी थी, लेकिन ये तो मर्दों की दुनिया है ना। यहाँ भी मेरे अब्बा ने मुझे रोक लिया और कहा, खबरदार, जब घर से बाहर कदम निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। बंद कर अपना ये पढ़ाई का ड्रामा, कान खोल कर सुन लो तुम। बंद कर अपना ये ख्वाब देखना। मुझे कौन सा तुम्हें अफसर बनाना है? आपको तो पता ही होगा, हमारे इस माशरे में बेटों को आला से आला तालीम दी जाती है। हमारा तो उनसे कोई मुकाबला ही नहीं, क्योंकि उनकी नजर में तो बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, और हम लड़कियां, हम बुढ़ापे की वजह अल्लाह का दिया हुआ अज़ाब होती हैं। हम लड़कियां, उनके सर पर पड़ा हुआ बोझ होती हैं लड़कियां। तो फिर ऐसा है तो उनके और मेरे खुदा में बहुत फर्क है, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे बोझ नहीं बनाया। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं अपने आगे बढ़ने की ख्वाहिश को लेकर अपने अब्बा के पास गई। उन्होंने मुझसे कहा, बहुत नाज है ना तुम्हें अपनी इन किताबों पर, और ऐसा कहकर उन्होंने मेरी किताबें फाड़ दी और एक जोरदार तमाशा मेरे गाल पर रसीद कर दिया। मेरा जुर्म था मेरा बोलना, क्या सितम था तब खोलना। मैं घर अब्बा, ज्यादा जवाब है वो हाथ उठा दिया। तो क्या किया मेरे काबिल है? ताकि मेरी सारी उम्मीदें, क्या ख्वाब देखना सिर्फ बेटों का हक है? क्या हम बेटियों की कोई जात नहीं? अगर ऐसा है तो भी ठीक है। नहीं रहना मुझे इस माशरे में बेटी बन के, नहीं रहना मुझे, नहीं रहना मुझे मोटी बन के, नहीं रहना। मुझे एहसास है कि शायद मेरी तरह मेरे ये अल्फाज भी इस माशरे को बर्दाश्त नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि शायद बेटियों के दिलों में माँ बाप की मोहब्बत का जज्बा बेटों से कई ज़्यादा होता है, और इस हकीकत का एतराफ़ जल्द हो जाए कि बेटियाँ वाकई अब्रे रहमत है। बेटियाँ तो अपनी मोहब्बत से घरों में नूर भर देती है। गुनहगार होते हैं वो, हाँ वही लोग जो अपनी ही बेटियों की जान ले बैठते हैं। और ऐसे गुनहगारों के लिए ज़मीन और आसमां में कोई जगह बना नहीं है, कोई जगह बना नहीं है, कोई जगह बना नहीं है, कोई जगह बना नहीं है। बहुत ही खूब। तो हमारी अगली परफॉर्मर है अमरीन मोहम्मद अंसारी, और उसके बाद
सैयद नहीं, अमरीन ने अभी परफॉर्म किया है, सॉरी। अभी जो नेक्स्ट परफॉर्मर है उसका नाम है सैयद फिजा, और उसके बाद रेडी रहे गुलफशाह हक। रुक 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 रुक, किधर जा रही है? काम पे जा रही है। मैं क्यों? पहली बार देखा मेरे को। देख, मेरा टाइम मत वेस्ट कर, वैसे भी मैं लेट हो गई है, वरना मैडम है ना मेरे को बहुत चिल्लाएगी। एड़ी, तेरे को पता नहीं है क्या चल रहा है? हाँ हाँ, मेरे को सब पता है क्या चल रहा है, अभी जाने दे मेरे को। टिंग टोंग। नमस्ते मैडम। अरे क्या बात है मैडम, पहले वो वॉचमैन ने मेरे को रोका, अब आप भी मेरे को रोक रहे हो, ऐसा हो क्या गया है मैडम? अच्छा अच्छा, कॉल करूं, ठीक है। आ गई ना वापस, बोला था मत जा। चल अभी घर पे जा और जाके टीवी पे समाचार देख। हाँ चल, मेरे को मत सिखा। आज ये वॉचमैन और मैडम को हो क्या गया है, दोनों जन मुझे रोक रहे थे। अरे हाँ हाँ, मैडम ने मुझे फोन करने के लिए कहा था, मैं उन्हें फोन करती हूँ। हेलो मैडम। मैडम, आपने फोन करने को कहा था ना? हाँ कांता भाई, आपको पता नहीं है कोरोना चल रहा है, आपको काम पे नहीं आना है। हाँ हाँ, मैं आपकी पगार भिजवा दूंगी। पगार? अच्छा अच्छा, ठीक है। और हाँ, आप गांव चली जाओ। गांव? पर क्यों मैडम? हेलो हेलो मैडम। चल, अपने को क्या, अपने को तो अपनी पगार से मतलब। हाँ हाँ, वो 405 वाली मैडम है ना, उनका काम का बहुत किचकिच रहता है। मैं उनको फोन करती हूँ कि काम पे आने का है कि नहीं आने का है। हेलो मैडम, वो 401 वाली मैडम ने काम पे आने के लिए मना किया है, आप क्या काम पे आओ कि नहीं आओ? वो बोले कुछ कोरोना बिरोना चल रहा है। हाँ हाँ कांता भाई, वो सच कह रही है, मेरे यहाँ काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारी पगार देने के लिए पैसे नहीं है। हेलो, अरे मैडम ऐसा मत बोलो। हेलो हेलो मैडम। अरे ये अमीर लोगों को क्या पता, हम गरीब लोग बिना पगार के कैसे अपना घर चलाते हैं। हाय देवा, मैं क्या करूँ? मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी रे? मैं घर का भाड़ा कैसे भरूंगी रे? इसका बाप भी गाँव चला गया है, मकान मालकिन मेरे को निकाल देगी अगर मैंने भाड़ा नहीं भरा तो। देवा, मैं क्या करूँ? सांग मला। हाँ हाँ, मैं अहो को फोन करती हूँ। हेलो अहो, आएगा ना, वो मैडम ने मुझे काम पे आने के लिए मना किया है। आप मुंबई आ रहे हो ना? क्या नहीं आ रहे? आपको पता नहीं है गुड़िया की तबीयत कितनी खराब है, और ऊपर से जो पैसे मैंने एडवांस में रखे थे सब उसके इलाज में लगा दिए, ये सोचकर कि अगले महीने की पगार में एडजस्ट कर लूंगी। देवा, क्या करूं मैं इस आदमी का? अरे हाँ, मैं मैडम लोग के चक्कर में तो ये भूल ही गई कि मेरी गुड़िया भी है। चुप हो जा गुड़िया, चुप हो जा। गुड़िया रानी बिटिया रानी, गुड़िया रानी बिटिया रानी, परियों की नगरी से राजकुमार आएंगे, तुझको महलों में ले जाएंगे। कितने दिनों से मेरी गुड़िया बीमार है, और ऊपर से ना इसका बाप गांव से आ पा रहा है और ना मैं गांव जा पा रही हूँ, और वो मकान मालिक मेरे पीछे पड़ा है। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? हाँ हाँ, मैं मैडम को फोन करती हूँ, उन्होंने कहा था ना वो मुझे कुछ पैसे दे सकती है। हेलो मैडम। मैडम, मेरी गुड़िया बहुत बीमार है मैडम। मैडम, अगर कुछ पैसे दे सकती तो आप। क्या गांव चली जाओ? पर कैसे मैडम? जैसे सब पैदल जा रहे हैं। अच्छा ठीक है मैडम, मुझे लगता है अब मुझे पैदल ही गांव जाना होगा। ए भाई, भाई बस रोको ना भाई। ओ भाई बस रोको ना। ओ कोई तो रोको, अरे कोई तो रोको, मेरी गुड़िया की तबीयत खराब
आपने। ये थी कोरोना वायरस की जिंदगी, जिसे हमने झेला है और जिया है। और हाँ, मरहम अगर लगा सको तो किसी गरीब के जख्म पर लगाना। बाजार में हकीम महोदय अमीरों के इलाज के खातिर। बेहतरीन परफॉर्मेंस बेटा। हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है गुलफ्शा हक, और उसके बाद तैयार रहे खान तस्मिया। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 है। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 है। क्या यार, इस इतिहास को पढ़कर किसका भला हुआ है? ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो साल भर कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन जब एग्जाम आता है तो रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई से ज्यादा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टीचर्स को ही कोसते रहते हैं। 1 2 3 बार फेल हो चुकी हूँ। अगर इस बार फेल हो गई तो बापूजी मुझे बकरियां चराने गांव भेज देंगे। उन्हें तो बस चिंकी बिटिया ही प्यारी है। चिंकी बिटिया कितनी होना, चिंकी बिटिया डॉक्टर बनेगी, चिंकी बिटिया कलेक्टर बनेगी। दिन रात चिंकी 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 ही करते रहते हैं। मानो कि मैं उनकी औलाद ही नहीं। कभी पिंकी का भी तो नाम लिया करो। बस आसमान से उनके घर टपक पड़ी हूँ। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत का गणतंत्र दिवस क्या था? समझ नहीं आ रहा कैसे याद करूं। आप ही बताइए ना। ये पढ़ाई का और कामयाबी का क्या रिश्ता है? ओह नो, मैं तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी याद करना भूल गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या है साइन स्क्वायर? भला ये सब करके कोई धीरू भाई अंबानी या सचिन तेंदुलकर थोड़ी ना बन सकता है। एग्जाम में पूछते हैं 3 - 6 बताओ। अब आप ही बताओ, 3 में से 6 भी बना जाते हैं क्या? ऊपर से अंग्रेज चले तो गए पर अपनी अंग्रेजी छोड़ गए। नास पीटे, ये अंग्रेजी ने तो मेरी पूरी दिमाग की दही कर रखी है। अब आप ही देख लो। मैंने बायो टीचर से पूछा कि सेल का अर्थ बताइए, तो कहती है सेल यानी पेशी, एनिमल सेल, प्लांट सेल। केमिस्ट्री के सर कहते हैं सेल यानी वह डिवाइस जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। इकोनॉमिक की टीचर कहती है सेल यानी बिक्री। पीटी के सर कहते हैं सेल यानी वह जगह जहाँ खूंखार कैदियों को कैद किया जाता है। और वही बात मम्मी से पूछो तो कहती है सेल यानी कम दामों में ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली साड़ी। अब मैं किसकी बात सुनूं? भारत को आजादी 15 अगस्त 1947, भारत को आजादी 15 अगस्त। पिछली बार ना मैं नेहरू जी की जन्मतिथि पढ़कर गई थी बहुत अच्छे से, लेकिन पूछते अकबर कब पैदा हुआ। भाई जानबूझ के ऐसे सवाल करते हैं ना ताकि मैं पास ही ना हो पाऊँ। लेकिन मैं भी कहाँ कम, मैंने भी लिख दी। मैंने थोड़ी अकबर जी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है। कभी भी पैदा हुआ हो, मुझे क्या? क्या आपने इस बात पर गौर किया है? सब सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स होती है, पर बेचारे स्टूडेंट्स को सब सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। नन्ही सी जान, इतना सारा काम। ऐ प्रभु, मुझे इस एजुकेशन सिस्टम से बचा ले। बनना है मुझे डांसर और एक्टर, पर पढ़ रही हूँ इतिहास के कैरेक्टर। तू ही है जो इस गरीब को बचा सकता है। बचा ले या फिर उठा ले। देखा आपने कैसे ये बच्चे साल भर कुछ मेहनत नहीं करते, लेकिन आखिर वक्त में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें पास करवा दो। मंदिरों के बाहर कतार लगाए खड़े हो जाते हैं। बाबा जी के पास जाकर ताबीजें लेकर पहनते। भला ऐसे कोई कैसे पास हो सकता है? अगर आप भी मेहनत नहीं करोगे तो आपका भी हाल कुछ पिंकी जैसा ही होगा। तो दोस्तों, सुधर जाओ, संभल जाओ। मेहनत करोगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज बेटा।
और ये सब हमारे बच्चों के लिए है जो एन मोमेंट पर सिर्फ दुआओं से काम चलाते हैं, मेहनत के वक्त अपना अपना वक्त जाया करते हैं। तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की तरफ और बच्ची का नाम है खान तस्मिया। इसके बाद जो अगली कंटेस्टेंट है उसका नाम है खान तैबा मोहम्मद। सो बी रेडी। इस बच्ची का नाम है खान तस्मिया। मैं तात्या टोपे, असल नाम रामचंद्र पांडुरंग राव। मेरे वालिद पेशवा बाजीराव के खास दरबारी थे। मेरा बचपन पेशवा की गोद ले हुए नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के साथ गुजरा। मैंने बचपन में ही फौजी तरबियत हासिल की और उसी माहौल में पल बढ़कर जवान हुआ। 1851 की कंपनी राज में लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून कि जिसके तहत अगर किसी राजा, रजवाड़े और नवाबों की कोई सगी औलाद ना हुई तो उनकी हुकूमतें ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कब्जे में चली जाएगी। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं भागता हुआ नाना साहब के पास पहुंचा और कहा, मेरे दोस्त मायूस ना हो, वो फिरंगी हमारी हुकूमत तो छीन सकते हैं लेकिन हम हिंदुस्तानियों की वीरता नहीं। नाना साहिब ने कहा, हाँ तात्या मेरे दोस्त, तुम ठीक कहते हो, लेकिन वो फिरंगी बहुत चालबाज है। एक दिन ये सब कुछ काबू से बाहर होने वाला है और अब वो वक्त नजदीक आ रहा है। मैंने कहा, नहीं नाना साहेब, आप दिल ना छोटा करो, यही मौका है, इस पार या उस पार अब वक्त आ गया है। आओ हम अपनी वोट जमा करें। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बांदा के नवाब, राजकुमार फिरोज, तेजा सिंह, हमीदुल्ला और दूसरे नवाब रजवाड़े भी हमारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद। और फिर वो दिन भी आया जब तोपों, बंदूकों और घोड़ों पर मुश्तमिल मैंने और मेरे साथियों ने उन फिरंगियों पर हमला किया। फिरंगी भागने पर मजबूर थे। मैंने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को वहां का पेशा बना दिया। फिरंगियों से यह हार बर्दाश्त ना हो, वो मेरे और मेरे साथियों की जान के दुश्मन बन गए। मैं कुछ दिन के लिए छुप तो गया लेकिन मैंने हार ना मानी। जय हो शिवाजी महाराज की। मैंने उनके जंग लड़ने का तरीका अपनाया। छुप छुप कर जहां जहां फिरंगियों की फौज दिखाई देती वहां वहां मुकामी बाशिंदों की मदद से उन पर हमला कर देता। उन्हें हर बार ये बता देता कि तुम्हारे पास ताकत है लेकिन हम हिंदुस्तानियों के पास हिम्मत और अपने वतन के साथ प्रेम से लड़ने का जज्बा भी है। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने पहुंचा, हर जगह से देश प्रेमियों को जमा किया, उनकी छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई। इस तरह एक नहीं मुझे से कई ताकियां पैदा हुए जो मेरे ही रूप में हमला करते और छुप जाते। ये फिरंगी हैरान होकर कहते, ये ठाठ या खीडो से आठा, खीडो से जाठा, मालूम नहीं पड़ता। मैंने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को वहां का पेशा बना दिया। लेकिन फिर इसी जंग में बहादुरी से लड़ती हुई मेरी दोस्त रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। मैंने फिरंगियों के नाक में दम कर दिया। 6 महीने में उनकी आधी फौज का सफाया हो गया। जंगलों, पहाड़ों, नदियों, मैदानों में मैंने उन्हें कहाँ नहीं नचाया। मैं जानता था हर देश प्रेमी मेरे साथ है, कोई फिरंगियों को गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। लेकिन अफसोस मेरे एक दोस्त मांग सिंह ने मुझसे गद्दारी की। मैं उसके वहां छुपा था, उसने उन अंग्रेजों को खबर करी। अब फिरंगी अदालत ने मुझे फांसी की सजा सुनाई। मैंने उसे हंसते हंसते कबूल किया। मैंने अदालत में क्या किया? मुझे फक्र है कि मैं मादरे वतन के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। मेरे हाथों और पैरों में बेड़ा डालने की जरूरत नहीं। मैं खुद अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डालूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब मेरे प्यारे हिंदुस्तान पर कोई बुरी नजर डालेगा तब मुझ जैसे कई ताकियां पैदा होंगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो था सरदार आजादी, वो था सरशार आजादी, वो था सरदार आजादी, वो था सरशार आजादी। उसे रखेगा बरसों याद हर में ख्वार आजादी। असीरे दाम फिरंगी बना वो शेर दिल इंसान, भुला सकती नहीं जिसको कभी तारीख है आजादी। इनकलाब जिंदाबाद।
वेरी नाइस परफॉर्मेंस तस्मिया। और प्रोग्राम हमारा जो मोनो एक्टिंग का है ये हम अपने आखिरी मराहल पर है, तो हमारी जो सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट है जिसका नाम है खान तैबा, वो परफॉर्म करने आ रही है। और इसके बाद हमारी आखिरी पार्टिसिपेंट जिसका नाम है अलीजा, वो रेडी रहे। वाहिगुरु कहाँ हो तुम? वाहिगुरु वाहिगुरु की कसम, अगर इस साल फसल को मुंह भी लगाया, वो जमीन हमारी, वो खेत हमारा, वो मिट्टी हमारी, तुमने चलना इस फसल को हमारे लिए, हमारा खाद डाल के, हमारा पानी डाल के, इनमें सांसें हैं हमारे मुल्क के बच्चों की, और वो सांसें मिलकर आसमान बुझा देती, वो सांसें मिलकर धरती हिला देती, वो सांसें मिलकर नाले बहा देती। अगर उन सांसों को एक मौका दिया जाता जिंदा रहने का, एक मौका। बलवीरे कतारा बैसाखिया की तैयारियां हो गई है ना? आज इस बैसाखी की शाम मेरे साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों बहनें अपनी आंखों में सुर्खी पोते वाहिगुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर दिखाए ताक के बैठी है। जहाँ कटी थी हमारी फसल, जहाँ उजड़े थे हमारे खेत, जहाँ वीरान हुई थी हमारी बैसाखी, उस कलिया के बाग में जिसकी मिट्टी हमारे मुल्क के खून से रेसा रेस कर दी गई। नहीं, मत मारो, तुमने नहीं, छोड़ दो, अंग्रेजों मत मारो, छोड़ दो। ओ क्रांतिकारियों, करते हैं हम अपने भाई बहनों को तुम्हारे सुपुर्द, फेंकते हम अपनी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में। ले जाओ और बतला दो दूर खड़े अंग्रेजी सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और होगा। गगन तमाम बाजियों, हरियो शनाबे काओ, खेत मचर दियो सुरमा, अब जो जन को दाओ, सुरा सो पहचानियो जो लगे तीन के हेत, पुरचा कट मरे, कबू न चाहतिया खेत। सुपर परफॉर्मेंस तैबा, बहुत ही बेहतरीन अदाकारी के साथ आपने अपनी परफॉर्मेंस दी है। अब हम हमारी लास्ट कंटेस्टेंट को आवाज देते हैं जिसका नाम है अलीजा, और इसी के साथ हमारा ये कंपटीशन यहाँ एंड होगा। जी
बहुत पढ़ने आता है तुझे? रुबाब दिखाती है? चौथी पास का? जा खाना दे मुझे। हाँ हाँ लाई। बाबा बाबा आप कब आए? बाबा आपने मुझे पढ़ने क्यों नहीं दिया? मुझे बहुत पढ़ना था। सिर्फ किताब पढ़ने से ही शिक्षा नहीं मिलती बेटा, जिंदगी जीने का तरीका सीखना असल तालीम है। चला बाळांनो, गाडी में गोबर डालने। चला चला लोक टाका गाडीत। भाऊ आम्हाला पैसे द्या यांचे। का हो? कशाला? चला बाया, कलेक्टरचे ऑफिस आमचे हक मिळालाच पाहिजे। बहुत होशियार बनती है, मर्दों से बात करती है, गांव के मुखिया के मुंह लगती है। आओ आओ क्षमा करो ना मन, निकल मेरे घर से उल्टा बदचलन। ए भगवान कुछ आसरा दो, भूख से बुरा हाल हो रहा है। आटा आज रात्रि कुठे आश्रम मिळेल? हाँ शमशान दिसते, चिता चल रही है। पता नहीं किसको इस जालिम दुनिया से मुक्ति मिली, इसी चिता की आंख पर रोटी सेकने की। ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? ये आत्माएं क्यों रो रही है? ये इनका घर है, मैंने इनके घर में कब्जा कर लिया क्या? ये इनका घर है, ये इनका घर है। हे भास्करा श्रीथी जावरे, हे भास्करा। ए भाई टिकट टिकट दिखाओ। टिकट नहीं रे बाबा, उतरो नीचे। भगवान मैं भूख से मर रहा हूँ, दया करो प्रभु। कौन है रे बाबा? रे बाबा ले भाकरी खा, पानी पी। भाई तू देवी है, तूने मेरी जान बचाई। नाही रे भाऊ, मी देवी नाही, मी तुमसी ताई, सिंधुताई सबकाळ। मेरे जीते जी कोई यतीम दर दर नहीं भटकेगा, मैं उन्हें आई बन के छप्पर दूंगी। आज मैं 1400 यतीम बच्चों की माँ हूँ। मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है रे बाबा। डॉक्टर अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जी, 4 राष्ट्रपति से पुरस्कार मिले हैं मुझे। 750 अवार्ड है मेरे पास। भगवान ने मुझे अपने बच्चों की सेवा के लिए चुन लिया। प्रभु चे आभार। बेहतरीन परफॉर्मेंस, वाकई क्या कहने हमारे बच्चों के, जिन्होंने एक से एक टॉपिक और एक से एक मैसेज के साथ यहाँ परफॉर्मेंस दी और साथ ही
हम सबके दिलों को जीत लिया।